TV9 के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जी, सफीना बेग जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों, मित्रों तथा TV9 के सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर के भी सभी निवासियों को और देश के भी निवासियों को। मैंने पहले ही कहा था कि खुद अपना दिया बनकर हमें खुद आगे बढ़ना है और खुद को पहचानना भी उसमें जरूरी होता है। स्वयं का दिया बाहर भी प्रकाश पहुंचाए, ये कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि अंधकार दूर करने का काम दिया करता है। तो जो अंधकार यहाँ लंबे समय से छाया था, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है कि उस अंधकार को दूर करने में हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। ये हमें जरूर विचार भी करना चाहिए, करना भी चाहिए। और विशेष रूप से कतार में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसको कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये ध्येय अगर प्रशासन और बाकी लोग भी रखेंगे तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी स्थिति का हम निर्माण कर सकते हैं। ढेर सारे सवाल लोगों के मन में है। मैं बहुत कोई लंबा भाषण करने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। कुछ बातें पूछी गई तो मैंने पहले ही बता दी हैं। मोटे तौर पर सामाजिक भेदभाव से मुक्त एक समाज बने, जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, ये कोशिश की जा रही है। 15 अगस्त को मैंने एक बात कही थी कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर कैसे बने, इसकी कोशिश हम सबको मिलकर के करनी चाहिए। मुझे याद है, मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, तो उसके पहले के वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और कुल प्रोजेक्ट 9,229 पूरे हुए थे। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये बड़े तकलीफ की बात है। मैं आया था, आने के दूसरे दिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनका फोन आया मेरे पास। उनके कोई जानकार थे, यहाँ काम किए थे। उन्होंने कहा, साहब ये 5 साल पहले काम किए थे, इनका भुगतान नहीं हो रहा है, मैं आपके पास भेजता हूँ, जरा देखिए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जिसने काम किया उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे इस तरह के लोग आज ज्यादा आने लगे। थोड़ा गहराई में पता किया तो पता लगा कि ये ऐसे काम थे जिनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था ही नहीं। किसी को काम कराना था, कहीं से उसको निर्देश मिल गया, तो सारी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन, बिना टेंडरिंग के सब काम होते थे। भारत सरकार में जो व्यवस्था थी उसे यहाँ लागू करने की कोशिश हुई और अक्टूबर में वो व्यवस्था लागू हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि 4,000 करोड़ कम खर्च हुआ 2021 में, मैंने 63,000 करोड़ खर्च हुआ और प्रोजेक्ट 21,000 से ज्यादा पूरे। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है, आपको जानकर खुशी होगी कि यूटी कैपेक्स में 50,700 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं।
लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट करके एक यहाँ चलती। तो मेरे लिए एक नया शब्द था। पांडुरंग साहब उस समय भी डिवीजनल कमिश्नर थे। इनसे मैंने पूछा कि ये कौन सी योजना है। तो उन्होंने कहा साहब 20-20 साल 25-25 साल की योजनाएं नहीं पूरी हुई हैं, तो एक नया कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है जिसमें लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी काम हो रहा है तो उसका बाकायदे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ई टेंडरिंग है, जियो टैगिंग भी उसकी मैंने फोटोग्राफ के साथ होती है। आपका मोबाइल ही आज आपका दफ्तर बन गया है। अब ऐसे तमाम उपाय किए गए हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट की कास्ट क्या है, कब शुरू हुई, काम किस गति से हो रहा है। मैं समझता हूं कि व्यवस्था दुरुस्त करने में इन सब चीज़ों का अच्छा योगदान होता है। दूसरी घटना मुझे याद है 28 अक्टूबर 2020। तो मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जी ने कहा कि साहब अब दरबार मूव होगा। तो 217 ट्रक थी जिसमें फाइल लदी हुई थी। वो श्रीनगर से ट्रकें चली और जम्मू जा रही थी। पूरे 15-20 दिन न यहाँ काम होता था न जम्मू में काम होता था। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि आज के ज़माने में भी फिर खैर जब वापस मई में यहाँ आए हम लोग तो अधिकांश काम ई ऑफिस में तब्दील हो गया था और आज पूरी तरह 100% ई ऑफिस जम्मू कश्मीर में लागू है। और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देश में यूटी की श्रेणी में हम नंबर 1 हो गए हैं, जबकि सबसे देर से हमने शुरू किया। और राज्यों को मिला करके देखेंगे तो हम देश में 5वें स्थान पर हैं। अगली साल हमारी रैंकिंग और सुधरेगी। 225 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। मैं जानता हूं कि ऑनलाइन करने के बाद भी लोगों को दिक्कत होती है, खासतौर से फर्द लेनी हो, रजिस्ट्री करानी हो, कई चीज़ें हैं जहां लोगों को दिक्कत होती है। तो एक उसका दूसरा समाधान भी किया जा रहा है और औपचारिक रूप से वो निर्णय हो गया है। जो हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर है वो कह रहा है कि 20 दिन में इसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक बार सिस्टम इंटीग्रेटर काम खत्म कर देगा तो वो सुविधा हो जाएगी, फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में किसी लेवल के ऑफिसर को 10 दिन में निर्णय करना है। अगर 10 दिन में उसने निर्णय नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से वहाँ से उसके हायर लेवल के अफसर के पास वो प्रार्थना पत्र चला जाएगा और जिसने निर्णय नहीं किया उस पर पेनाल्टी भी लग सकती है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इस व्यवस्था की ओर हम सब अग्रसर हो रहे हैं। 4-5 चीजें मैं मोटे तौर पर कहना चाहता हूं। बिजली आ जा रही थी इसलिए बिजली की बात करना जरूरी है। हम लोग मीटिंग कर रहे थे, अभी पांडुरंग साहब यहाँ वो भी थे उस मीटिंग में। मैं उस समय नया नया ही था, विंटर प्रिपेयर्डनेस की। तो बातचीत में मुझे पता लगा कि सारे ट्रांसफार्मर श्रीनगर में ही रहते हैं। अब गुरेज में भी ट्रांसफार्मर जाना है तो श्रीनगर से जाएगा। तो उस साल थोड़ा प्रयत्न हुआ था, कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सका था, लेकिन फिर भी 48 घंटे में शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले गए और ग्रामीण इलाकों में भी। अब पिछले वर्ष 24 घंटे के अंदर ही, क्यों पांडुरंग जी, 12 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों में और 24 घंटे 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले गए। हमारी उत्पादन क्षमता कुल 3450 मेगावाट है। मोस्टली हम लोग हाइड्रो पावर पर ही आधारित हैं। तीनों फ्रंट पर अब काम हुआ है। जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश की गई है और 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कुछ 3 साल में पूरी हो जाएंगे, कुछ 4 साल में। तो मैं कह सकता हूं कि
2019 के पहले जितनी बिजली बनती थी उतनी बिजली 25 तक और बनने लगेगी, तो ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बिजली है तब भी लोगों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हमारी बड़ी कम थी। 2 सालों में उस दृष्टि से भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और मुझे याद है, वो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, सफीना बेग जी के इलाके में है, गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन था। उस समय किरण रिजिजू जी भारत के खेल मंत्री थे। तो वहाँ कार्यक्रम में मैंने एक बात कही कि भाई, वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। अब वो स्थिति बेहतर हो गई, लेकिन यहाँ हैं बड़े महान लोग। पिछले साल विंटर्स की एक घटना मैं आपको बताऊंगा। मैं जम्मू में था, एक सज्जन आए यहाँ से, श्रीनगर से, और जिनके रेफरेंस से आए वो भारत सरकार में कभी गृह सचिव थे। उन्होंने कहा, साहब मेरे कॉलेज में पढ़े हैं ये, जरा इनसे मिल लीजिए। शाम का वक्त था, हम लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। बातचीत शुरू, तो उन्होंने कहा, साहब बिजली की हालत बड़ी ख़राब है। हमें कहाँ? कहा, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। किस मोहल्ले में? तो वो भी बताया उन्होंने। मेरे पास जो सूचना थी, क्योंकि उस समय हम लोग किस फीडर से कितनी बिजली दी जाती है डेली बेसिस पर मॉनिटर करते हैं, तो उस समय जो हमारे एमडी थे, अभी वो डीसी अनंतनाग हैं, बसारत, तो उनको मैंने फ़ोन किया। हमने कहा, भाई ये एक सज्जन आए हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली 3 दिन में 3-4 घंटे रहती है। तो उन्होंने मुझसे कहा, बसारत ने, कि 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि इस फीडर पर पिछले 1 सप्ताह में कितनी बिजली सप्लाई हुई। अभी आधी चाय खत्म हुई तो उन्होंने कहा, साहब मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा, नहीं रुकिए। उन्होंने कहा, थोड़ी देर और रुकिए बस। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, वो चाय छोड़ के चले गए। उसके बाद उनका बसारत का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, साहब यहाँ हम लोग 18 घंटे लगातार, एक दिन एक टेक्निकल स्नैग आया था, तो उस दिन हम लोगों ने 3 घंटा और बिजली नहीं तो 18 घंटे लगातार दे रहे हैं। और ये जो शेड्यूल्ड घोषित किया है उसके हिसाब से हम पूरी बिजली दे रहे हैं। मुझे भी भूल गया। बाद में जिन सज्जन ने मुझे रेफर किया था, किसी दिन उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनसे कहा कि साहब वो जिनको आपने भेजा था, तो उनको मैं चाय पिला रहा था, चाय छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे जिक्र कर दिया, बातचीत शुरू हुई तो मैं क्या समझा कि इतनी गंभीरता से वो तुरंत पूछ देंगे कितनी बिजली मिल रही है। अब मैं आज कह सकता हूं कि बिजली की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और एक कठिनाई है कि भारत सरकार से कर्जा लेके हम बिजली दे रहे हैं। अब सर्विस चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो समर्थ हैं उनको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। एमनेस्टी स्कीम जारी हुई है, उसमें सरचार्ज और बाकी इंटरेस्ट सब माफ़ कर दिया गया। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि इसमें आपको मदद करनी चाहिए। श्रीनगर में काफ़ी मीटर लग गए हैं, जो बचे हैं वो भी लग जाएंगे। जम्मू में भी लग गए हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ पहले लगाने की योजना है। मोटे तौर पर 65% जो कंजम्पशन है बड़े शहरों में ही है। बाकी हर जगह मीटरिंग का काम आने वाले वर्ष में पूरा करने की कोशिश हम करेंगे। ये हम सोच सकते हैं कि जो बहुत गरीब आदमी है उसको सरकार अपने खजाने से कुछ मदद करे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो बिजली की बिलों का भुगतान नहीं करेगा तो ये व्यवस्था नहीं चल सकती। पिछले साल पैसा भी दिया गया थोड़ा एनटीपीसी को, पावर ग्रिड को, और कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने बिजली दिया था, उन्होंने सेवा दी थी, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पैसा देने का काम किया। तो एक दिन मुझे एनटीपीसी के चेयरमैन मिलने आए, तो उन्होंने कहा, साहब मैं बड़ा आभारी हूँ, 10 साल बाद मुझे पहली बार जम्मू कश्मीर से भुगतान हुआ है। तो इस व्यवस्था में
बदल हो रही है। दूसरा मुझे लगता है कि एक सड़क का मामला है। आज कुल जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवेज और टनल्स के काम चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। और मुझे लगता है कि टोपोग्राफी के कारण यहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पूर्ण हो जाने के बाद जो कनेक्टिविटी का इशू है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर में रामबन के पास जो एक स्ट्रेच है वहाँ टनल का काम चल रहा है। जैसे मौसम, पहाड़ और मौसम को समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ का पहाड़ भी कभी कभी अपनी स्थिति को बदलता है। रेल कनेक्टिविटी भी अगले वर्ष पूरी हो जाएगी तो कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा रेल के माध्यम से। अगर मैं फ्लाइट्स की चर्चा करूं तो पिछले साल एक फैसला हम लोगों ने किया था, एयर टरबाइन फ्यूल पर जो वैट लगता है वो 26.50% था। कुल 90 करोड़ से थोड़ा कम रेवेन्यू हमें मिलता था। एक झटके में हम लोगों ने फैसला किया कि इसे घटाकर 1% कर देंगे, 1%। फाइनेंस जो देखते हैं उनकी चिंता यही रहती है कि कहाँ से पैसा आएगा। तो उन लोगों ने बताया कि साहब 90 करोड़ का नुकसान हो जाएगा करीब। फिर बातचीत में ये समझ में आ गया कि नहीं, तात्कालिक रूप से थोड़ा नुकसान होगा लेकिन लॉन्ग रन में इसके बहुत बड़े फायदे। अब श्रीनगर से और जम्मू से फ्लाइट की संख्या काफ़ी बढ़ गई, आप सब लोग देख रहे हैं। और ख़ासतौर से विंटर्स में दिल्ली श्रीनगर का किराया जो था वो मैं समझता हूँ कि सामान्य और मध्यम वर्ग के रीच के बाहर हो जाता था। पिछले वर्ष एक दिन बढ़ा था, उस दिन ही शाम को हमने हस्तक्षेप किया था। नया टर्मिनल श्रीनगर में एक्सपेंशन का काम और जम्मू में नया टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। ज़मीन दे दी गई है, छोटी मोटी जो बाधाएं हैं वो यहाँ पांडुरंग जी देख रहे हैं वो दूर हो जाएंगी, तो एक बढ़िया टर्मिनल भी बन जाएगा। तो कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ एक मुद्दा है। और वाटर कनेक्टिविटी की दिशा में भी एक सोच प्रारंभ हुई है। और अभी एक धार्मिक उत्सव था तो मैं गया था उस दिन। श्रीनगर से गांदरबल लोग जल मार्ग से ही गए। तो इस तरह के जो मार्ग हैं जो परंपरागत ढंग से यहाँ के लोग इसका आनंद उठाते थे वो आने वाले दिनों में और सक्रिय हों, इसकी कोशिश की जा रही। मोटे तौर पर 70% लोग जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर करते हैं। और जम्मू कश्मीर को अगर प्रॉस्परस बनाना है तो मैं मानता हूं कि इन 3 सेक्टरों पर विशेष ध्यान देना होगा। कनेक्टिविटी स्वाभाविक रूप से किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक है। एक बड़ी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है उसमें किस तरह से हम इंटरवीन कर सकते हैं, आज मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको भरोसा इस बात का दे सकता हूं कि बहुत विचार और मंथन के बाद जो कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच कर रहा हूँ। शायद किसी देश के राज्य ने इस तरह की योजना बनाई होगी। और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले 4-5 वर्षों में जो लोग कृषि से, डेयरी से, हार्टिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर से, सेरिकल्चर से, फिशरी से जुड़े हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव करने में हम सब समर्थ होंगे। तीसरा, टूरिज्म यहाँ का अभी चर्चा मेरे पूर्व हुई थी। इस माइंडसेट से लोगों को बाहर निकलना होगा। अच्छी सुविधाएं रहेंगी तभी अच्छे टूरिस्ट और संख्या में आएंगे। अब अगर पुरानी सुविधाएं हैं, हम ये कोशिश करें कि नए लोगों को नहीं आने देंगे, मुझे लगता है इससे दिक्कत होती है। ये कोशिश की जा रही है। और कई लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से अच्छा है कश्मीर। सच है, प्रकृति ने अच्छा बनाया, हम भी अच्छा बनाएं
ये हमारी जिम्मेदारी। अब देश के दूसरे शहर में अगर कमरा 15,000 में मिल रहा है तो श्रीनगर में 50,000 में क्यों मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान है। आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधाएं और बढ़ें, इसकी कोशिश की जा रही है। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस जो रहे हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, और वो केवल डीपीआर तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक दिमागी रूप से लोगों को लगता है कि हर काम सरकार कर देगी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां अगर निजी निवेश नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। हमें जरूरत है कि लोग आवे, विश्वास पैदा हो रहा है, लोग आना चाहते हैं। चौथा सेक्टर हो सकता है इंडस्ट्री का। आप सबको मालूम है कि जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1.5 साल पहले तक कुल 14-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई, तो आज देश में सबसे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है नई इंडस्ट्री के लिए। हमारे बाद जो नेक्स्ट स्टेट है उससे जीएसटी में 100% ज्यादा इंसेंटिव हम दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं। हमारे पास लैंड बैंक कम था, जो लैंड बैंक था वो दिया जा चुका है। नया लैंड बैंक प्रशासन ने चिन्हित किया, अधिग्रहित किया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हो रही है। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि लगभग 56,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास थे। 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने 24 अप्रैल को पल्ली गांव जम्मू से किया था, सांबा से। उसमें 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 लोगों के प्रोडक्शन भी शुरू हो गए हैं। आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि जो काम चल रहे हैं उसमें से लगभग 40% के प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो जमीन अभी एक्वायर की गई वहाँ हो जाएगा तो 3 महीने 4 महीने में हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी प्रस्ताव हैं उन्हें भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आप में से अनेक लोगों को मालूम है कि यूएई का एक बड़ा ग्रुप है एमआर, श्रीनगर में उसको लेटर ऑफ इंटेंट हम लोगों ने दिया है। इस विंटर के बाद उनका काम शुरू होगा। 5 लाख स्क्वायर फीट का माल इस श्रीनगर शहर में वो बनाएंगे। एक आईटी टावर यहाँ भी और एक जम्मू में भी वो बनाने वाले। दुबई पोर्ट का नाम, डीपी वर्ल्ड का नाम आप सब जानते हैं, लॉजिस्टिक्स में वो बड़ा प्लेयर है। सांबा के पास इनलैंड कंटेनर डिपो बने, ताकि जो बार बार यहाँ मुद्दा उठता है कि साहब जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनको हम मार्केट तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, जो लोग पैदा करते हैं उनको दिक्कत होती है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मेडिसिटी के कई प्रस्ताव श्रीनगर में आए हैं। एक पर काम शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि वो भी काम जल्दी शुरू हो। अच्छे ग्रुप हैं। अब मुख्य रूप से एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात करके मुझे लगता है खत्म करनी चाहिए। सामान्य रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो या प्राइमरी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, अगर विश्वविद्यालय अपना काम करते तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार को एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आनी पड़ती। अभी भी वही पुराना माइंडसेट, मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, उस मैथमेटिक्स का हम क्या करेंगे जिस मैथमेटिक्स का उपयोग हम समाज के लिए नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूं कि उच्च शिक्षण संस्थान जो है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर बने। कई यूनिवर्सिटीज का नाम मैं बता सकता हूं। कोविड के दौरान 2-3 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी उस इलाके की बढ़ा दिया यूनिवर्सिटीज ने। अब वो जमाना बीत गया कि वही पढ़ाई पढ़नी है। जो बच्चा करना चाहता है उसे अवसर दीजिए। और मुझे लगता है कि उस दिशा में काफी गंभीरता से
और देश के कुछ अच्छे लोग जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, उनको हम लोगों ने यहाँ जोड़ा है। कल ही इसकी एक बैठक हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले साल 2 साल में जम्मू कश्मीर देश के किसी राज्य से स्टार्टअप और इनोवेशन में कम्पीट कर सकता है। उस दिशा में हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में जो करिकुलम था, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कोशिश की गई है कि बच्चे में कैसे साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। उस पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश होगी। स्पोर्ट्स की गतिविधियों में अधिक से अधिक, खासतौर से नौजवान बच्चे बच्चियां भाग ले सकें। 2 वर्ष में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बढ़ोतरी की गई, लेकिन बेअंत सिलसिला है ज़रूरतों का। और मुझे लगता है कि जब कुछ होने लगता है तो लोगों को लगता है कि ये भी हो सकता है। मैं जब देश के दूसरे राज्यों से तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी स्थिति बाकी राज्यों से काफ़ी बेहतर है। और अगर मैं बजट की चर्चा करूं तो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका जो स्पोर्ट्स बजट है उससे ज़्यादा बजट जम्मू कश्मीर का है। और अगर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के बजट की मैं बात करूं तो हमसे 2.5 गुना आबादी ज़्यादा है हरियाणा की और केरल की। केरल से 14 करोड़ या 15 करोड़ कम और हरियाणा से 13 करोड़ कम हमारा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का बजट है। एम्स यहाँ आ गया, IIT यहाँ आ गई, IIM यहाँ आ गया, निफ्ट यहाँ आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आ गई, साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज यहाँ आ गए। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से भी मैं कहूँ तो इतनी बड़ी आबादी पर 2-2 एम्स बनेंगे, ये देश के दूसरे हिस्से में संभव नहीं। 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, ये बाकी जगह नहीं हो पाए। तो उस दृष्टि से भी हम काफ़ी आगे निकल गए। एक स्पोर्ट्स पर्सन्स की समस्या थी कि उनको कोई कैरियर नहीं था यहाँ स्पोर्ट्स में। 2014 में हाई कोर्ट ने कोई स्टे दे दिया था, तो पॉलिसी बना दी गई है, इंसेंटिव भी ज़्यादा दे रहे हैं और केवल नॉन गजेटेड पोस्ट पर नहीं, गजेटेड पोस्ट पर भी स्पोर्ट्स पर्सन नियुक्त होंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई। दुनिया में इस समय हिंदुस्तान में सर्वे करने वाले बहुत लोग हो गए। मैं जब से आया हूं कम से कम 1000 विद्वानों से मिला हूं जो कहते हैं कि मैं कश्मीर पर बड़ा काम कर रहा हूं, और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि बहुत साल से मैं काम कर रहा हूं। कश्मीर में जो नहीं आते हैं दिल्ली बैठ करके ही काम करते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं मुझे कि आप वहीं से, और आपसे ज़्यादा बता देंगे, वो गांव का नाम भी उनको मालूम है और वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आश्वस्त हूं कि विकास तभी संभव है, विकास दुनिया में वहीं हुआ है जहां शांति रही। शांति के बगैर विकास कहीं नहीं हो सकता। अगर नीचे का कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं जा सकता है, जो स्थिति थी यहाँ, तो निश्चित रूप से काम की गति प्रभावित होगी। अगर विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बंद रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और अब आवश्यक है कि यहाँ का सामान्य आदमी भी, और लोग निंदा खुद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द है, उनको बहुत तकलीफ है। वो मानते हैं कि हम ही इसके एक्सपर्ट हैं। भगवान ने उन्हें इसीलिए पैदा किया था कि वो रहेंगे तो शांति है, वो नहीं रहेंगे तो अशांति है। ये उनका फार्मूला है। आम आदमी क्या सोच रहा है वो मुझे मालूम है।
उनके लोग भी सामान्य रूप से अकेले जब हमसे मिलते हैं तो यही कहते हैं, साहब ये व्यवस्था बहुत ठीक है, इसको चलने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं इससे ज्यादा कुछ। भारत सरकार, कई संस्थान हैं जो स्टेट्स को और यूटीज को रैंकिंग देती है। कुछ रैंकिंग में आपके ध्यान में, जैसे ई गवर्नेंस में हमने कहा यूटी की रैंकिंग में हम नंबर 1 हैं। ई श्रम की रैंकिंग में बेस्ट यूटी अवार्ड हमें मिला है। ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर है। किसान क्रेडिट कार्ड का कवरेज 100% कर दिया गया है। स्कूल इनरोलमेंट में जो ग्रोथ हुई है, जिसका जिक्र अभी मेरे पहले उन्होंने किया, देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले वर्ष इनरोलमेंट में जम्मू कश्मीर की रही है। टीचर स्टूडेंट रेशियो नेशनल एवरेज 32 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हैं। जम्मू कश्मीर में 14 स्टूडेंट्स पर एक टीचर, और तब भी जहां मैं जाता हूं लोग कहते हैं टीचर कम है। अगर वाटर कवरेज की हम बात करें तो नेशनल एवरेज 50.30 है, जम्मू कश्मीर में ये 57.86 है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करूं तो नेशनल एवरेज 24.62 है, जम्मू कश्मीर में ये लगभग 54%। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की मैं बात करूं तो देश भर के लोग 1206 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में 1394 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं तो भुगतान भी करना चाहिए। और ये जो इसमें 100 जो वृद्धि हुई है वो पिछले 2 साल में हुई है। 2 साल पहले आंकड़ा कुछ और था। हाईएस्ट टूरिस्ट अराइवल की बात हो गई है। जितनी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है, मोटे तौर पर चाहे वो मिशन इंद्रधनुष हो, ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, स्कॉलरशिप्स हो, ये लगभग 100% सेचुरेशन कर दिया गया। ओपन डेफिकेशन फ्री हम हो गए हैं। अर्बन वार्ड्स में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन 100% शुरू हो गया है। जल जीवन मिशन में पूरे यूटी के स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इनको टैप वाटर कनेक्शन दे दिया गया है। सभी जो पंचायतें हमारी हैं 4295 या 92, 2-4 को छोड़ करके जहां जमीन नहीं उपलब्ध है, हर पंचायत में प्ले फील्ड आज बना दी गई। यूथ क्लब भी बना दिए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी में देश के अग्रणी राज्यों में आज जम्मू कश्मीर खड़ा है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस लॉन्च करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी या पहला राज्य है। और हमारे यूटी में पुलवामा को प्रथम पुरस्कार मिला है गुड गवर्नेंस। एस्पिरेशनल ब्लॉक भी हमने लॉन्च किया है। स्टार्टअप की रैंकिंग के इकोसिस्टम में परफॉर्मर श्रेणी में हम चुने गए। सभी लाभार्थियों को डिजिटल मोड में ही हम पेमेंट कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू होने से कई लाभ हुए। 4 लाख से ज्यादा घोस्ट बेनिफिशियरीज थे, भूत थे, वो भी आउट हो गए। जीएसटी कलेक्शन हमारा गत वर्ष का सबसे ज्यादा रहा है। स्टैम्प ड्यूटी भी पिछले साल सबसे ज्यादा कलेक्ट की है। एक्साइज कलेक्शन भी हमारा पिछले साल काफी बड़ा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो गए हैं। डिजिटाइजेशन का काम लगभग खत्म हो गया है, और 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अभी बैक टू विलेज जब शुरू होगा तो हम कोशिश करेंगे कि सबको उसकी ज़मीन का पासबुक मिल जाए। और ज़मीन लैंड लॉज यहाँ के बड़े रिग्रेसिव थे, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। एक तो
अगर लगानी है तो आपको रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन लगती थी, और काटनी है तो भी लगती थी। वो हमने बदल दिया है, परमिशन की जरूरत नहीं, जो चाहे वो लगावे। 4 कैनाल से कम जमीन है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते। अनेक इस तरह के कानून थे जो बदल दिए गए। और मुझे याद है, घटना कई बार मैं कह चुका हूं, यहाँ कहना जरूरी है कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो महाभारत न होता। वो 5 ही गांव का मामला था। अगर भगवान कृष्ण के पास दस्तावेज होते तो कौरव पांडव लड़े नहीं होते। तो ये जो महाभारत यहाँ चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ये लैंड रिकॉर्ड्स का था। पटवारी वो डीसी साहब से ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली है। एक श्रीलाल शुक्ल उत्तर प्रदेश के हिंदी के साहित्यकार हुए। राग दरबारी एक उनका बड़ा प्रमुख उपन्यास है, जो लोग हिंदी जानते हैं। उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। लंगड़ माने जिसका पैर खराब है। तो उस बेचारे को लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी। वो तहसील में दौड़ता रहा, पटवारी से लेकर तहसील तक, और स्थिति यह आई कि एक पैर खराब था, लगा दूसरा खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। इसलिए ये बड़ा आवश्यक था, और इसको मोटे तौर पर हम लोगों ने काफी हद तक कर दी है। स्पोर्ट्स में पिछले साल लगभग 17.5 लाख लोगों ने भाग लिया था, खासतौर से युवाओं ने। इस साल हम उन्होंने लक्ष्य रखा है 35 लाख लोग स्पोर्ट्स में भाग लें। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां अभी तक दी जा चुकी हैं। लगभग 5.25 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से 5 लाख से ज्यादा बहनों को जोड़ा गया है। कुछ दिक्कतें जरूर हैं। अब नौकरी बिक नहीं रही है, नौकरी देने वाले ठेकेदार खत्म हो गए। 1-2 मामले में शिकायत आई तो बिना बेमरवत उस एग्जाम को कैंसिल किया गया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं, कानून में कठोरतम जो सजा है वो उन्हें मिलेगी। सीबीआई पहुंच गई है, काफ़ी लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और वो परीक्षा जल्दी जो कैंसिल किया था उसको कराएंगे। बाकी जो पद हैं उन्हें भी शीघ्र भरे जाएं, इसकी कोशिश हम नवंबर से शुरू करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैं समझता हूं कि काफ़ी जोर दे रहे हैं हम, और बैक टू विलेज में हमारे लिए प्रमुखता का एक बड़ा काम होगा। और मैं आपके बीच भी कहना चाहता हूं कि कोई युवा अगर वो कुछ खुद करना चाहता है, तो मैं आपको एक बात यहाँ कह रहा हूं कि कोई एक युवा नहीं होगा जिसको फाइनेंस नहीं मिल जाएगा। जितने लोग आएंगे, अगर लाख आएंगे तो पैसे की दिक्कत नहीं है बैंकों के पास, लोग देंगे। लेकिन आप आगे आइए, आप खुद करिए। 2 यहाँ की समस्याएं हैं, वो मैं आपसे जिक्र करके बात खत्म करूंगा। एक, मैं देख रहा हूं कि शादी की उम्र यहां बढ़ती जा रही है। ये एक सामाजिक समस्या है और गंभीर समस्या है। ये सामान्य समस्या नहीं। पिछले 10-12 वर्षों में जो परिस्थिति पैदा हुई है वो लेट मैरिज, और मैं समझता हूं कि इस पर हम सबको सोच विचार करके, ये एक सामाजिक बुराई है, इससे खासतौर से कश्मीर को बाहर निकालना है। और दूसरा एक माइंडसेट जो दिमाग में बैठा हुआ है। बांदीपुरा भी हम लोग गए थे, वहां के डीसी ने एक रोजगार मेला लगाया था। चेन्नई से एक कंपनी आई थी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मोबाइल फोन बनाती है। 18 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, 2 लोग गए। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बारामूला में एक सेंटर ऑफ इनोवेशन हम लोग चलाते हैं। बीटेक एमटेक पास लड़कों को वहां ट्रेन किया गया। एक दिन मैं रिव्यू कर रहा था तो 70 में से 7 लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं। बाकी से मैं मिला तो कहा, साहब यहीं कुछ इंतजाम करिए कि यहीं नौकरी मिल जाए। भैया यहाँ कहाँ से नौकरी अभी मिल जाएगी? 2 साल बाद जरूर यहाँ भी नौकरी होगी जब ये इंडस्ट्री लगेगी तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ तकलीफ में रहना, उससे बेहतर है कि हम बाहर जा कर के काम करें, अपने माता पिता, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें। इस मानसिकता से हमें निकलने की जरूरत है। और ये जो नशा है, ये निश्चित रूप से ड्रग ने यहाँ की युवा पीढ़ी को, और एक मोबाइल पर भी जुआ चल रहा है,
नेटफ्लिक्स के अलावा उसमें भी लोग काफी रुचि ले रहे। इससे दूर रहने की जरूरत है। कुछ अच्छी चीज देखने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों से भी हमने आग्रह किया, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करें, ये आवश्यकता है। अब हीरोइन हम पियेंगे, बियर बिकेगी तो विरोध करेंगे। वाह, ऐसा ऐसा फार्मूला। और क्या तो हम गुरु हैं? अरे कैसे गुरु हो भाई? पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वहां नहीं बोल रहे हो। इस पर सोचने की गंभीरता से जरूरत है। मैं TV9 का आभारी हूं। अब ये मौसम गवारा नहीं दे रहा है, मेरा मन है कि आज बोलता ही रहूं, लेकिन आपको भूख भी लगी होगी। मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अमन चैन आवे, इसके लिए हर कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बलों में तालमेल भी अच्छा है। भारत सरकार भी हर प्रकार का सहयोग दे रही और निश्चित रूप से ये कोशिश हो रही है। मैं ये मानता हूं कि मानदंड बदल गए। एक साथ 25 लोग 30 लोग मारे जाते थे, आवाज नहीं निकलती थी क्योंकि अपेक्षा नहीं थी लोगों की। अब एक घटना होती है तो निश्चित रूप से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी का चले जाना इस दुनिया से, उस परिवार को इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता है। और मौत का वास्तव में कोई मुआवजा नहीं होता है। जो चला जाता है उसके परिवार को, उसके परिजनों को देखने वाला कोई नहीं रह जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मानदंड बदल गए हैं, लोगों की अपेक्षाएं बदल गई। अब लोग सोचते हैं कि साहब अब घटना कैसे होगी। मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि ये वक्त भी आएगा जब घटना नहीं होगी। छिटपुट घटनाओं का मुझे तक बहुत ही बेहद दर्द है और कोशिश हम जरूर करेंगे कि बाकी कुछ हो या ना हो, आतंकवाद समूल नष्ट हो जाए जम्मू कश्मीर से। ये काम करके ही यहां से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।